सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होम साइंस के लिए टीजीटी। अगर आप लोग टीजीटी कर रहे हैं होम साइंस से, तो उसका जो सिलेबस है न्यूट्रिशन, आज हम वहां से स्टार्ट करेंगे और 30 मिनट में मैं कोशिश करूंगी कि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि न्यूट्रिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन होता क्या है कि बहुत लोग, अगर हम न्यूट्रिशन उनसे पूछें तो उनका ये मानना है कि भोजन को ही न्यूट्रिशन कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भोजन न्यूट्रिशन नहीं होता है, बल्कि काफ़ी अंतर होते हैं। आज इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो न्यूट्रिशन केवल भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक डायनेमिक, समन्वित मतलब इंटीग्रेटेड एंड एंटीडिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक एंड अनुप्रयुक्त विज्ञान है। मतलब कि अगर हम जानें कि न्यूट्रिशन को हम ये सोचते हैं कि केवल आपने भोजन ग्रहण कर लिया तो वो न्यूट्रिशन है, वह पोषण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह एक गतिशील, समन्वित और बहुविषयक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जो जीवित प्राणियों, ऑर्गेनिज्म एवं भोजन के मध्य होने वाले समस्त फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल तथा फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब हम जानते हैं भी कि किस तरीके से ये जो न्यूट्रिशन होता है हमारे अंदर, हमारी बॉडी में वर्क करता है, किस तरीके से बायोकेमिकल, किस तरीके से केमिकली, फिजिकली हमारी बॉडी में ये वर्क करता है। तो ये जो न्यूट्रिशन हमने जाना कि न्यूट्रिशन एक फूड ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये गतिशील है, समन्वित है, एक बहुविषयक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जो कि सभी जीवित प्राणियों में जरूरी होता है। और भोजन के मध्य होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, भोजन और बॉडी के मध्य जितनी भी होने वाली प्रक्रियाएं हैं, उन सभी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहें तो न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड द इंटरेक्शन विद द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इंजेशन टू एक्सक्रीशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। मतलब इंजेशन से लेकर, आपके ग्रहण करने से लेकर, वो उसको जो भोजन होता है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन जो होता है वो जब आप भोजन ग्रहण करते हैं वहाँ से लेकर बाहर निकालने की प्रक्रिया तक जो हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, उस सब को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हिंदी में इसका अर्थ है कि पोषण वह विज्ञान है जो भोजन, पोषक तत्वों तथा शरीर के साथ होने वाले पारस्परिक संबंध, इंटरेक्शन का अध्ययन करता है। यह अध्ययन भोजन ग्रहण करने से लेकर उत्सर्जन तक, स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव तक विस्तृत होता है। तो ये होता है न्यूट्रिशन। तो आज से आपको ये नहीं कहना है कि न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन को बस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए एटिमोलॉजी। तो न्यूट्रिशन शब्द क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो शब्द होता है वो लैटिन भाषा के न्यूट्रायर शब्द से बना हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रिशन शब्द एक लैटिन भाषा के शब्द न्यूट्रायर से बना हुआ है। न्यूट्राइल मतलब होता है कि टू नरिश, नरिश का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किंतु आधुनिक विज्ञान में अगर न्यूट्रिशन का अर्थ केवल पालन पोषण नहीं है, मतलब ये जो न्यूट्रायर था इसका मतलब था कि पालन पोषण करना, लेकिन आज के टाइम पे, आज के आधुनिक विज्ञान में इसका केवल अर्थ पालन पोषण ना होकर और ज़्यादा है। वो क्या क्या है, वो है कि ग्रोथ करना। तो न्यूट्रिशन का जो अगर हम अर्थ जानें तो इसके आधुनिक विज्ञान में देखें तो इसका अर्थ है कि ग्रोथ करना, विकास करना, रख रखाव करना, ऊतकों की मरम्मत करना, रिप्रोडक्शन करना मतलब प्रजनन करना, और हिमेटोस्टेसिस मतलब आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। तो न्यूट्रिशन का सीधा साधा मतलब जो है एक पालन पोषण करना ना होकर, बल्कि वृद्धि करना, विकास करना, बॉडी का रख रखाव करना, ऊतकों की मरम्मत करना, रिप्रोडक्शन करना और आंतरिक संतुलन को बनाए रखना, ये सब इसका मतलब होता है।
न्यूट्रिशन को हम बहुविषयक क्यों कहते हैं? इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन को हम एक अकेला विषय नहीं क्यों बहुविषयक कहते हैं? तो इसका देखिए मतलब है कि न्यूट्रिशन एक अकेला विषय नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समाहित हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। तो न्यूट्रिशन में इसका क्या योगदान है? तो पोषक तत्वों का ये उपापचय करता है। जैसे ही कोई हम भोजन लेते हैं तो उसके बाद क्या करता है, पोषक तत्व ये इसका उपापचय हो जाता है, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हमारी बॉडी में शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है, शारीरिक क्रिया विज्ञान, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो पाचन, अवशोषण एवं इसका उपयोग होगा। तो न्यूट्रिशन देखिए एक बहुविषयक, इसलिए हम इसको बहुविषयक विषय के नाम से जानते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि आपने लिया फिर उसके बाद कोई भोजन आपने ग्रहण किया तुरंत आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तुरंत आपको पोषक तत्व तो मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको भी पता है, आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद आपके वहाँ पे जैसे आहार नाल में जाता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो होते हैं हमारे बॉडी से हार्मोन्स और बाइल ये सब सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से फिर उनका पाचन होता है, एब्जॉर्बेशन होता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि जो तत्व होते हैं वो हमारे ब्लड में सप्लाई कर दिए जाते हैं, जो अच्छे तत्व होते हैं। और जितने भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किए रहते हैं उसमें से जितने भी ऐसे बेकार प्रोडक्ट होते हैं वो स्टूल के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रिशन एक अकेला विषय है, बल्कि न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसकी वजह से यह एक बहुविषयक विषय बन जाता है। तो एनाटॉमी मतलब शरीर की रचना, एनाटॉमी मतलब होता है शारीरिक रचना विज्ञान। तो इसमें है कि पाचन तंत्र की संरचना, मतलब पाचन तंत्र में हर तरीके से जब भोजन जाता है तो किस तरीके से पाचन होता है, इसमें इसका योगदान रहता है। तो माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान होता है। तो इसमें क्या होता है कि आंत्र सूक्ष्मजीव भी इसके न्यूट्रिशन को प्राप्त करने में वर्क करते हैं। इम्यूनोलॉजी जिसको हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इससे जैसे कि न्यूट्रिशन से क्या होता है कि इम्यूनिटी मिलती है, तो इस वजह से इसका भी ये एक इसका भी विषय है। जेनेटिक अनुवांशिकी जिसको कहते हैं, तो इसमें भी न्यूट्रिशन में न्यूट्रोजेनेटिक्स होते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक जीव विज्ञान, तो जीन एक्सप्रेशन का भी इसमें वर्क होता है। और एंडोक्रिनोलॉजी जिसको अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं, तो हार्मोन जो रेगुलेट होते हैं इसको पचाने में, और सारी जो चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन की वजह से जो हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, तो इसमें भी इसका योगदान होता है। और पब्लिक हेल्थ मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी में न्यूट्रिशन का भी इसमें भी इसका योगदान होता है। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि यह एक अकेला विषय नहीं है, बल्कि बहुविषयक है। अब हम बात करें अगर कि साइंटिफिक डेफिनेशन मतलब वैज्ञानिक के परिभाषाओं की बात करें तो WHO का क्या कॉन्सेप्ट है कि पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि WHO का कॉन्सेप्ट है तो शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करना तथा उसका उचित उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। तो WHO ने एक सीधा साधा परिभाषा दिया इसका कि न्यूट्रिशन इज द इंटेक ऑफ फूड इन रिलेशन ऑफ द बॉडी डाइटरी नीड्स, मतलब शरीर की आवश्यकता के अनुसार जैसा कि भोजन की आवश्यकता होती है उसी का उचित उपयोग करना ही क्या कहलाता है कि न्यूट्रिशन कहलाता है। BV श्रीलक्ष्मी का डिफिनेशन क्या है, इनका भी पूछा जाता है तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी डिफिनेशन को जरूर याद रखिएगा। तो न्यूट्रिशन वह विज्ञान है जो भोजन, उसमें उपस्थित पोषक तत्व एवं अन्य जैव सक्रिय पदार्थों की क्रिया, पारस्परिक प्रभाव एवं संतुलन का अध्ययन करता है। तो इन्होंने एक डिफिनेशन दिया, बेबी श्रीलक्ष्मी ने डिफिनेशन दिया कि न्यूट्रिशन वह विज्ञान है जो भोजन मतलब जो भोजन हो गया उसमें जो उपस्थित पोषक तत्व हुए, जो जैसे कि भोजन है तो ऐसा तो है नहीं कि भोजन है तो उसमें कुछ उपस्थित नहीं रहेगा, तो उसमें तो पोषक तत्व ही उपस्थित रहते हैं। और हम लोग का भोजन करने का सीधा साधा मतलब यही होता है कि हमें पोषक तत्व मिल सके, इसीलिए हम लोग भोजन करते हैं। और उसमें जो बायो एक्टिविटी सब्सटेंस की क्रिया होती है, मतलब जो भोजन करने के बाद जो क्रियाएं होती हैं उसमें, मतलब हमारी बॉडी में जो क्रियाएं होती हैं उनका जो पारस्परिक प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ता है और उसका जो संतुलन होता है उसी का अध्ययन ही हम क्या कहते हैं, उसी के अध्ययन को हम न्यूट्रिशन कहते हैं।
फूड फूड क्या होता है? तो फूड देखिए, फूड का केवल पेट भरने का साधन नहीं है। मतलब फूड ऐसा नहीं है कि हाँ फूड आपने लिया तो ये पेट भर गया, बस हमारा काम ख़त्म। बल्कि फूड का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैट्रिक्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैट्रिक्स? तो ऐसा प्राकृतिक मिश्रण जिसमें अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और क्या होता है, तो इसमें जो हो गया कि जो फूड होता है उसमें बायोलॉजिकल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसे प्राकृतिक मिश्रण जिसमें अनेक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ हों, और फाइटोकेमिकल्स हों, फाइबर हों, वाटर हों, बायो एक्टिविटी कंपाउंड्स उपस्थित रहते हैं। तो इसका मतलब फूड एक ऐसा नहीं कि केवल पेट भर लो, बल्कि उसमें सारी चीज़ें का मिश्रण होना चाहिए। जैसे कि इसलिए मिल्क इज़ नॉट प्रोटीन। अगर हम मिल्क को कहें तो मिल्क एक प्रोटीन है, तो मिल्क इज फूड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, मिल्क एक, अगर हम कहें कि मिल्क एक प्रोटीन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिल्क को हम डायरेक्ट प्रोटीन नहीं कह सकते हैं। तो मिल्क इज़ नॉट प्रोटीन, बल्कि मिल्क क्या है? एक फूड है। मिल्क को हम एक फूड के अंतर्गत रखते हैं। प्रोटीन इज न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? एक पोषक तत्व होता है। और फूड और न्यूट्रिएंट्स कभी भी समानार्थी नहीं हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि मिल्क इज़ नॉट, मतलब मिल्क डायरेक्ट एक प्रोटीन नहीं है, बल्कि मिल्क को हम एक फूड के अंतर्गत डिफाइन करेंगे। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन क्या होता है कि एक न्यूट्रिएंट्स होता है। और फूड और न्यूट्रिएंट्स कभी भी समानार्थी सिनोनिम्स नहीं हैं। तो ये चीज़ याद रखना। इसकी परिभाषा क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स वह रासायनिक पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं और शरीर की क्रिया को नियंत्रित मतलब रेगुलेट करते हैं और स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। अब ये सीधा साधा आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिएंट जो हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान करें, शरीर का निर्माण करें और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करें, साथ ही साथ स्वास्थ्य को बनाए रखें। अब न्यूट्रिएंट्स की विशेषता क्या होती है? तो रासायनिक रूप से पहचाना जा सकता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रासायनिक रूप से हम पहचान सकते हैं। जैविक रूप से ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती है, और शरीर की क्रियात्मक रूप से मतलब शरीर में क्रियात्मक रूप से ये सक्रिय होते हैं। शरीर के बनावट में या फिर किसी भी चीज़ में देखिए तो शरीर में क्रियात्मक रूप से सक्रिय होते हैं। वहीं पर्याप्त मात्रा में आवश्यक भी होते हैं। जितनी ज़रूरत होती है मतलब न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के लिए आवश्यकता भी होती है। देखिए, अब न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो किस तरीके से हमारी बॉडी में जाता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले इंजेशन मतलब क्या हुआ कि भोजन को ग्रहण किया आपने, फिर डाइजेशन मतलब पाचन। जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करते हैं तुरंत ही हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है कि डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन जिसको हम पाचन कहते हैं। तो बॉडी में जाने के बाद न्यूट्रिएंट्स का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एब्जॉर्बेशन। तुरंत जैसे ही पाचन हुआ तुरंत अवशोषण मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण शुरू हो जाता है, पानी का अवशोषण शुरू हो जाता है। तो अवशोषण स्टार्ट हो जाता है। मतलब ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। उसके बाद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जाने लगते हैं जहाँ उनकी नीड होती है, तो परिवहन होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि सेलुलर अपटेक मतलब कोशिकाओं द्वारा ग्रहण करना। अब जो कोशिकाएं हमारी बॉडी में होती हैं वो क्या करती हैं? न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद एस्मिलेशन मतलब आत्मसात होने लगता है, साथ में वो सब मिलने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय उनका होने लगता है। फिर स्टोरेज मतलब संग्रहण मतलब स्टोर होने लगता है। और उसके बाद उत्सर्जन होता है मतलब जो भी ज़रूरी नहीं होता है वो क्या होता है, वो स्टूल के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये होता है एक प्रोसेस न्यूट्रिशन का। ये आपसे पूछ सकता है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है कि भोजन ग्रहण आपने किया, उसके बाद पाचन हुआ, उसके बाद अवशोषण हुआ, फिर परिवहन हुआ, फिर कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया गया, उसके बाद आत्मसात होगा, उपापचय होगा, संग्रहण होगा और उत्सर्जन होगा। तो एब्जॉर्बेशन का मतलब होता है कि भोजन का रक्त में जमना। तो भोजन जो होता है जो रक्त में मतलब मिश्रित हो जाता है, जो भोजन होता है वो रक्त में जब जाने लगता है तो उसको ही हम एब्जॉर्बेशन कहते हैं। और एस्मिलेशन मतलब होता है कोशिकाओं द्वारा जब उसका उपयोग किया जाने लगता है तो उसको ही हम एस्मिलेशन कहते हैं। कई विद्यार्थी क्या होते हैं कि एस्मिलेशन और एब्जॉर्बेशन को एक समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। एब्जॉर्बेशन का मतलब होता है कि भोजन में रक्त का जाना,
भोजन जो होता है, भोजन का मतलब भोजन जैसे कि इन द सेंस ये भोजन नहीं जाता बल्कि पोषक तत्व जाते हैं। तो पोषक तत्वों का रक्त में जाना, इसको हम एब्जॉर्बेशन कहते हैं। और एस्मिलेशन को क्या कहते हैं कि जब कोशिकाओं के द्वारा यूज किया जाता है तो उसको ही हम एस्मिलेशन कहते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन इज़ द कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब न्यूट्रिशन जो है एक मतलब समाप्त नहीं होने वाला, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो भोजन जो होता है वो न्यूट्रिशन जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब तक कोशिका, मतलब जब तक कोशिका में एटीपी बना रही है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, डीएनए रिपेयर कर रही है, तब तक न्यूट्रिशन चल रहा है। मतलब हम लोग भोजन तो एक बार करते हैं, भोजन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि हाँ 1-2-4 घंटे का प्रोसेस है, ख़त्म हो जाएगा। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे भोजन करने के बाद वो निरंतर चलती रहती है। हमारी न्यूट्रिशन की प्रक्रियाएं जो रहती हैं वो बॉडी में चलती रहती हैं। उपापचय होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, एस्मिलेशन होता है, उसके बाद डीएनए वगैरह मतलब बनाती हैं, एटीपी बना रही हैं, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो ऐसी तो ये तो प्रक्रिया मतलब न्यूट्रिशन की चल ही रही है। मतलब हम लोग भोजन भले ही ना करें, एक बार करके 24 घंटे का विराम दे दें कि हम 24 घंटे अब भोजन नहीं करना है मुझे, लेकिन तभी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इसकी यही कारण है कि न्यूट्रिशन को कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया इसको हम कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो उनको पहले ही जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट टर्म क्या होंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण। ठीक है ना, न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, न्यूट्रिएंट्स मतलब होता है पोषक तत्व, नरिशमेंट का मतलब होता है कि पोषण प्राप्त करना, डाइट का मतलब होता है कि दैनिक आहार, वहीं डाइजेशन का मतलब होता है कि पाचन करना, एब्जॉर्वेशन का मतलब होता है अवशोषण करना, एस्मिलेशन का मतलब होता है कि आत्मसात करना। तो ये चीज़ें हो गई कि कुछ टर्म्स होते हैं जो बाद में नहीं समझ में आते, तो इसलिए अगर मैं यूज़ करूँ तो आप उसका मतलब समझ जाना। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय करना, कैटाबॉलिज्म का होता है अपचय या टूटने की प्रक्रिया, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि उपापचय या फिर बनने की प्रक्रिया, हिमेटोस्टेसिस मतलब होता है कि आंतरिक संतुलन करना, बायोअवेलेबिलिटी मतलब होता है कि जैव उपलब्धता, और बायो एक्टिविटी कंपाउंड्स का मतलब होता है कि जैव सक्रिय यौगिक। तो इस जो टर्म्स हैं इसको याद कर लेना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही, अब इसका हिंदी नहीं लिखता, ऐसे पूछ लेगा कि मतलब जब हिंदी में भी जो लिखा रहता है उसमें भी इस टर्म का यूज कर लेता है, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। याद रखिए कि कैटाबॉलिज्म जो होता है टूटना, मतलब ब्रेक डाउन एनर्जी। जब जैसे कि देखो, कैटाबॉलिज्म कहीं हो रहा है मतलब कुछ टूट रहा है, टूटने का मतलब है कि एनर्जी उससे रिलीज हो रहा है। मतलब टूटने का मतलब इन द सेंस, जब भोजन गया, भोजन कई टुकड़ों में टूटा, तो उससे क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हुआ। मतलब पोषक तत्व मिला, पोषक तत्व से क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगा। वहीं एनाबॉलिज्म मतलब बनने का मतलब होता है कि एनर्जी का यूज होना, मतलब जो एनर्जी है उसका जब प्रयोग हो रहा है तो उसको हम एनाबॉलिज्म जानते हैं कि ये बिल्डिंग अप हो रहा है। अगर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है तो इसका सीधा साधा मतलब है कि ये मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है कि उपापचय होना। तो इसको याद रखिएगा कि कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म अगर है तो इसका मतलब उपापचय हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि टूटना, ब्रेकडाउन। तो इसका मतलब है कि एनर्जी का रिलीज, मतलब एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। और वहीं एनाबॉलिज्म का मतलब हो गया कि एनर्जी का यहाँ पे यूज हो रहा है। अब हम थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। इसे जितना हमने अभी पढ़ा इसको हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में से कितने क्वेश्चन बने हैं। बाकी पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे इसका। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। न्यूट्रिशन शब्द किस लैटिन भाषा, मतलब किस लैटिन शब्द से बना हुआ है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो न्यूट्रिशन शब्द है, अभी हमने आपको पढ़ाया भी था कि न्यूट्रिशन जो शब्द है वो किस लैटिन भाषा से बना हुआ है। तो आपका सीधा साधा मतलब होगा कि न्यूट्रायर, मतलब इसका मतलब क्या होता है? टू नरिश, मतलब पालन पोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण मतलब न्यूट्रिशन का सर्वोत्तम वैज्ञानिक अर्थ क्या है?
जैविक प्रक्रियाओं का समग्र अध्ययन, मतलब कि न्यूट्रिशन जो होता है उसका जो सर्वोत्तम अर्थ क्या होता है, भोजन ग्रहण करना या फिर पाचन करना, एब्जॉर्बेशन या एसिमिलेशन करना या फिर मेटाबॉलिज्म, मतलब इसमें से आपको आंसर सेलेक्ट करके बताना है कि कौन सा सही है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन मतलब फूड और पोषक तत्व में क्या अंतर होता है। तो भोजन मतलब फूड और जो पोषक तत्व होते हैं उसमें क्या अंतर होता है। तो उसमें ये अंतर होता है कि जो फूड होता है वो एक पदार्थ होता है, जबकि जो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके रासायनिक घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिमिलेशन जिसका आत्मसात मतलब आत्मसात का सही अर्थ क्या होता है। तो एसिमिलेशन मतलब आत्मसात जो हो गया उसका सही अर्थ क्या है। पहला है कि भोजन का पाचन करना या फिर भोजन का रक्त में अवशोषण करना या फिर तीसरा है कि अवशोषित पोषक तत्वों का कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना। उससे आपने तो पहले ही आंसर देख लिया, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अवशोषित पोषक तत्वों का कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना ही एसिमिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशन को इंडिसिप्लिनरी साइंस क्यों कहा जाता है। मतलब ऐसा क्यों है कि इसे बहुविषयक कहते हैं। तो ये बहुविषयक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विभिन्न वैज्ञानिक के विषयों का समन्वय है। इसमें एक ही विषय का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि कई सारे विषयों का अध्ययन इसमें ये एक समाहित है सभी विषयों को लेकर, इसलिए ही इसको बहुविषयक के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है कि पोषक तत्व की पहचान एवं वर्गीकरण। तो पोषक तत्व इसमें से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या चावल है या वसा है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में देंगे कि पोषक तत्व जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। न्यूट्रिशन जो होता है उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है, केवल ऊर्जा प्रदान करना या फिर केवल वृद्धि करना या फिर केवल शरीर का निर्माण करना या फिर शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, प्रतिरक्षा एवं आंतरिक संतुलन बनाए रखना। तो आप लोगों को सबको पता है कि जो न्यूट्रिशन का अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, प्रतिरक्षा एवं आंतरिक संतुलन को बनाए रखना। हेमोस्टेसिस का अर्थ और महत्व क्या है, आपको बताना है कि होमियोस्टेसिस का अर्थ और महत्व क्या है। तो शरीर का विकास करना या फिर शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखना या फिर भोजन का पाचन करना या कोशिका का विभाजन करना। तो जो होमियोस्टेसिस होता है उसका सीधा साधा मतलब यही होता है कि शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखता। पोषण वैज्ञानिक प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया कि भोजन ग्रहण किया, उसके बाद क्या होगा कि पाचन होगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। फिर उसके बाद अवशोषण होगा, फिर उसके बाद आत्मसात होगा, उसके बाद उपापचय होता है, उसके बाद क्या होता है कि उत्सर्जन होता है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दो बार आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल आपकी परीक्षा में निभाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका उपयोग की समस्या मतलब कोशिकीय उपयोग की समस्या क्या है। सबसे पहले है डाइजेशन या फिर अवशोषण या फिर भोजन का ग्रहण करना। तो देखिए जो कोशिकीय उपयोग की समस्या होती है वो है कि आत्मसात सही उत्तर है। यहाँ एसिमिलेशन, कोशिकीय उपयोग और एब्जॉर्बेशन, रक्त में अवशोषण का अंतर समझना आवश्यक होता है। आज सारे के आंसर इसी में लिख दिए गए हैं, लेकिन मेरा जो कल से पीडीएफ होगा उसमें आंसर आपको दिखेंगे नहीं। शायद इस तरीके से ये मतलब पीवाईक्यू सॉल्व कराने से मतलब कराने का मतलब नहीं निकल रहा है क्योंकि आप पहले ही आंसर जान जा रहे हैं पीडीएफ को पढ़ के। तो मेरा कल का जो रहेगा लेक्चर उसमें मैं आंसर को नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को।
तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरीके से मैं क्या करूँगी कि 30 मिनट में एमसीक्यू और थ्योरी पूरा कंप्लीट करवाने का, एक चैप्टर का मतलब एक जो टॉपिक लूँगी उसको पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। और इस तरीके से क्या होंगे, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, अगर आप फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं तो उससे आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। और अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बच भी गई हैं, तो उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।